काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये चंद सवालों के जवाब दो। शायद आपको याद हो, हम बात कर रहे हैं दुनिया को झकझोर देने वाली उस कहानी के बारे में जिसे हम निठारी हत्याकांड के नाम से याद करते हैं और जानते हैं। निठारी हत्याकांड ऐसा सनसनीखेज हत्याकांड है जिसे सुन करके 2006 में लोगों के दिल दहल गए थे। ये कहानी है एक अय्याश मालिक की और एक आदमखोर नौकर की, जिसमें के आरोपी गिरफ्तार हो गए और उनको मौत की सज़ा भी सुना दी गई, फांसी की सज़ा भी सुना दी गई। 15 मामले दर्ज भी हुए, लेकिन फिर भी 18 साल बाद उन्हें बरी कर दिया गया। दोस्तों, ये केस 2006 में काफ़ी ट्रेंडिंग में न्यूज़ में चल रहा था, और अभी 2024 में जब सेक्टर 36 ये मूवी रिलीज़ हुई, तब फिर से ये निठारी हत्याकांड चर्चित में आ गई है। सेक्टर 36 और निठारी हत्याकांड ये आपस में कितने मिलते जुलते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जिसमें कि पुलिस जब इस केस के छानबीन में लगी थी, तो कोठी नंबर D5 के पीछे एक बड़े से गंदे नाले में एक के बाद एक बोरियां बाहर आ रही थी, जिनके अंदर थे मासूम बच्चे के नर कंकाल, खोपड़ियां और शरीर के टुकड़े। लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था, माओं का दिल धड़कना भूल चुका था। आखिर ये किस नरपिशाच का काम था, क्या माजरा था? धीरे धीरे हड्डियों के ढेर ने पहाड़ का रूप ले लिया, और पॉलीथीन में भरे कंकाल एक के बाद एक सामने आते ही जा रहे थे। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। इस दुर्गति को देखने के बाद भी मजबूर माँ बाप कानून पर भरोसा लगाए हुए थे कि जल्द ही इस नरपिशाच को हम लोग फांसी पर चढ़ते हुए देखेंगे। उन्हें विश्वास था कि भले ही देर हो, लेकिन पापियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। 18 साल तक इंसाफ के इंतज़ार में उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा था, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने उन सब को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। आखिर क्या माजरा था, चलिए जानते हैं। 18 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग कोठी नंबर D5 पर पत्थरबाजी करने लगे। आइए बिना समय गवाए बेरहमी की सारी हदें पार कर देने वाले इस अपराध की सनसनीखेज कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी है 2005 की, और कहानी है दो मुख्य किरदार की, जिसमें से एक का नाम था मुनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर का नाम था सुरेंद्र कोहली। मनिंदर सिंह पंडेर 2005 में नोएडा सेक्टर 31 में निठारी गांव के पास D5 नंबर की कोठी खरीदा था। उनका अपना परिवार काफ़ी फला फूला था, काफ़ी पैसे वाले लोग थे। परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार चंडीगढ़ में रहते थे, लेकिन उन्होंने नोएडा को अपना रहने का ठिकाना बना लिया था। इसी वजह से वो नोएडा के D5 नंबर कोठी में ही रहा करते थे। और इसकी दूसरी वजह ये थी कि नोएडा में उसकी एक कंपनी थी जिसकी देख रेख में उसे वहाँ रहना पड़ता था। मनिंदर सिंह पंडेर काफ़ी पढ़े लिखे और एक सीधे साधे, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हाई प्रोफाइल के आदमी थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और एक लग्जरियस लाइफ फॉलो करते थे। उनकी इस कोठी में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का आना जाना लगा रहता था, जबकि वह ज़्यादातर काम के सिलसिले में विदेश में रहा करते थे। मुनिंदर सिंह पंडेर खाने के काफ़ी शौकीन थे, लेकिन परिवार से दूर नोएडा में अकेले रहने के कारण उन्हें खाना आदि बनाने के लिए एक सहायक की ज़रूरत थी। तो दूसरी तरफ सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था, और साल 2000 में यह मासूम सा दिखने वाला आदमी उत्तराखंड से दिल्ली आ गया। यहाँ वह एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाया करता था, जहाँ से उसका संपर्क मनिंदर सिंह पंडेर से हुआ, और ब्रिगेडियर द्वारा उसकी तारीफ करने के कारण मुनिंदर सिंह पंडेर ने उसे एक नौकर के तौर पर रख लिया। सुरेंद्र कोहली अब मुनिंदर सिंह पंडेर के यहाँ खाना पकाने का काम और उनके घर का देखभाल करता था। मनिंदर सिंह पंडेर ने कोठी के छत पर बना हुआ एक कमरा सुरेंद्र कोहली को रहने के लिए दे दिया था, लेकिन क्योंकि मुनिंदर सिंह को फैक्ट्री के काम से ज़्यादातर शहर के बाहर ही रहना पड़ता था, तो सुरेंद्र कोहली उसी कोठी में बड़े आलिशान के साथ और एक राजा की तरह वो रहता था। आलिशान कोठी में ऐश करता, और उस कोठी का मालिक मनिंदर सिंह पंडेर एक अय्याश किस्म के आदमी थे, जिसके कारण उसके घर में, उसके कोठी नंबर D5 में कॉल गर्ल्स का आना जाना लगा रहता था। कई बार कॉल गर्ल्स का इंतज़ाम करने के लिए सुरेंद्र कोहली भी अपने मालिक की सहायता करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी, और लोगों ने यह गौर किया था कि कोठी नंबर D5 के पास ही एक पानी की टंकी थी, वहीं से बच्चे गायब होते हुए दिखाई दिए थे। यानी कि कोई भी बच्चा अगर गायब हुआ है तो आखिरी बार उस बच्चे को वहीं पे देखा गया था। अक्सर बच्चे वहीं से गायब होते थे। और कमाल की बात यह थी कि कभी भी कोई भी हाई प्रोफाइल बच्चे की गुमशुदगी नहीं पाई गई। गुमशुदा सभी बच्चे गरीब परिवारों के थे,
उस जगह के विकास का कार्यक्रम जारी था, लेकिन अभी यहाँ रहने वालों की देख रेख के लिए रेजिडेंट एसोसिएशन आदि का निर्माण नहीं हुआ था, जिसके कारण इस मामले को वहाँ के लोग अपने नज़रिए से देख रहे थे। गांव के लोगों का मानना था कि यहाँ किसी भूत प्रेत का साया है, जिसके कारण यहीं से बच्चे गायब हो जाते हैं। लेकिन किसी का भी ध्यान कोठी नंबर D5 पर नहीं गया था और बच्चों के गायब होने की सूचना माँ बाप पुलिस को देते, लेकिन पुलिस कोई खास कदम नहीं उठाती, क्योंकि पुलिस का मानना था कि माँ बाप बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे हैं और गायब होने वाले बच्चों में ज़्यादातर लड़कियां ही थी। इसीलिए पुलिस को लगता था कि वो घर छोड़कर भाग गई हैं और आखिरकार वो घर ही लौटकर आ जाएगी, क्योंकि किशोर अवस्था में गरीब तबके के लोगों में होने वाली यह आम बात थी। लेकिन लोगों का ध्यान कोठी D5 पर तब गया जब 29 दिसंबर 2006 में एक महिला जो घरों में चौका बर्तन का काम करती थी और काम की ज़रूरत होने के कारण काम की बात करने गई, इसने मुनिंदर सिंह पंडेर की कोठी पर पहले भी साफ सफाई का काम किया करती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसे यह नौकरी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन बच्चा होने के बाद वो फिर से उसी कोठी पर काम करने के लिए गई, लेकिन उस दिन के बाद से उसका कहीं अता पता नहीं मिला। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं, पता नहीं वो कहाँ गायब हो चुकी थी। उसके जान पहचान वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली, तो परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। उसके घर वालों को शक था कि वो कोठी से बाहर ही नहीं आई। लेकिन इस मामले ने नया मोड़ तब लिया जब साथ में 2006 में पायल नाम की लड़की लापता हो गई। यह खबर ऐसी थी, एक नया पिटारा खोल दिया, वो भी ऐसी जो सबकी कल्पना से परे था। और पायल नाम की इस लड़की को जिस रिक्शे वाले ने अपने रिक्शे के ज़रिए उस कोठी नंबर D5 पर यहाँ छोड़ने के लिए आया था, उसने अपनी गवाही में बताया कि पायल उसके रिक्शे में मुनिंदर सिंह पंडेर के यहाँ उस कोठी नंबर में आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रुकने को कहा, वापस आकर पैसे देने की बात कही थी। फिर काफ़ी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो रिक्शा वाले ने पैसा के लिए दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन अंदर से पायल की कोई आवाज़ नहीं आई। फिर कुछ मिनट के बाद अंदर से सुरेंद्र कोहली आया और उसने कहा कि वो लड़की तो पीछे के दरवाजे से घर चली गई है, जबकि रिक्शे वाला कोठी के सामने ही था। उसने पायल को निकलते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसको शक हुआ और उसने यह बात तुरंत पायल के घर वालों तक पहुंचा दी। फिर जाकर के पायल के पिता नंदलाल ने आनन फानन में FIR लिखवाई और साफ कहा कि उनकी बेटी कोठी से गायब हुई है। फिर पायल के पिता पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिस ने गौर किया कि इस घटना के पहले ही निठारी से लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस को मामले की गंभीरता नज़र आई और कुछ बड़ा घपला होने का अंदेशा से पुलिस आनन फानन में एक्शन में आई और पुलिस ने कोठी नंबर D5 पर छापामारी की। और पुलिस ने कोठी नंबर D5 पर जब छापामारी की तो उन्हें वहाँ शराब की काफ़ी बोतलें और आपत्तिजनक तस्वीरें फैली हुई मिली। पुलिस को जांच में कोठी के अंदर से पायल का फ़ोन और पायल के कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने उस नंबर के कॉल की डिटेल निकलवाई तो पुलिस को मुंबई से लेकर और भी तमाम जगहों के नंबर मिले। उन नंबरों की जांच की गई तो मुनिंदर सिंह पंडेर और कॉल गर्ल्स के संपर्क से जुड़े काफ़ी सुराग बाहर आ गए, लेकिन जांच में इसके सिवा कोई ऐसी ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, वो कहावत है ना कि अपराध अपना पता खुद बता देती है। पुलिस के साथ ही लोकल लोग भी अंदर आ गए थे। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि कोठी के बैक साइड में एक बड़ा ग्रिल लगी हुई है, जिसके पीछे एक गंदा नाला बहता था। लोगों ने देखा कि कोठी के ठीक पीछे वाली जगह पर नाले में काफ़ी मात्रा में पॉलीथीन की बोरियां पड़ी थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और वहां पर तफ्तीश करने से पुलिस का शक और बढ़ गया। तो उन्होंने तुरंत नगर पालिका से सफाई कर्मचारियों को बुलाया और उन बोरियों को निकलवाना शुरू किया। और जब उन बोरियों को खोलकर जांच कराई गई तो जांच के बाद पुलिस कर्मियों के भी पसीने छूट गए, क्योंकि बोरियों में बच्चों के नर कंकाल भरे हुए थे। कुछ बोरियों में बच्चों की खोपड़ियाँ थी, कुछ में हड्डियाँ और भी बहुत सारी हड्डियाँ बरामद हुए थे। यह बोरियां दूर तक फैली पड़ी थी और उनमें से हड्डियों के निकलने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच CBI को सौंप दी और CBI ने जब जांच किया तो इस जांच में एक ऐसे मासूम सा दिखने वाला नरपिशाच का चेहरा सामने आया, ऐसे आदमखोर का राज सामने आया
जिसने 1-2 नहीं बल्कि 17 बच्चों को अपना शिकार बनाया था और शिकार बनाकर दरिंदगी की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। जांच में डीएनए सैंपलिंग की गई थी, जिसका मिलन उन पीड़ित परिवारों के लोगों से करवाया गया था जिन्होंने बच्चे गायब होने की कंप्लेन की थी, और सारे केसेस सामने आ गए। फिर 8 फरवरी 2007 को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को 14 दिनों के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया और 28 फरवरी 1 मार्च 2007 को इस दरिंदे अपराधी सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में अपना इकबाल बयान दर्ज करवाया, जिसमें उसने कबूल किया कि वो गांव के भोले भाले मासूम बच्चों को बुलाकर पहले उन्हें गला घोंटकर मारता, फिर उनके बेजान शरीर के साथ दुष्कर्म करता, उसके बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता। इतना ही नहीं, कई बार वो उन मासूम बच्चों की लाश के चुनिंदा टुकड़े पकाकर खाया भी करता था और बाकी कोठी के पीछे नाले में बहा देता था। और उसने यह भी कबूल किया कि उसकी इस दरिंदगी की जानकारी उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर को नहीं थी, और उसने यह भी कबूल किया कि उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर जब कॉल गर्ल्स के साथ अपने कमरे में रात गुजारते तो वो छुप छुप कर देखा करता था, और उसी कॉल गर्ल्स के साथ जब वो भी रात गुजारना चाहता था तो वो कॉल गर्ल्स उनके शारीरिक शक्ति का मजाक उड़ाया करती थी, जिसके बाद उस पर हैवानियत सवार हो जाती थी। और इसीलिए उसने खुद को संतुष्ट करने के लिए यह वहशतनाक तरीका ढूंढा। तो दोस्तों, निठारी कांड में सीबीआई ने अपराधियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई थी, जबकि मोनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए थे और इनमें से 3 मामलों में कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी। सुरेंद्र कोहली को 14 मरतबा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उनको फांसी नहीं दी गई, और एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि सुबह 5 बजे उनको फांसी देनी थी, लेकिन उसी वक्त कोर्ट से ऑर्डर आया और उनको फांसी से रोक दिया गया। तो दोस्तों, यह है निठारी हत्याकांड, जिसको मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाएं, और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए, जो कि रियल क्राइम स्टोरी हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है, तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।